दोस्तों नमस्कार। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न। नमस्कार इंडिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य बाबर से स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, बाबर के भारत पर आक्रमण हेतु उत्तरदायी कारण थे। उज्बेकों से पराजय, दौलत खां का भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण, उस्मानी वंश का भय। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। बाबर के भारत में आक्रमण हेतु क्या क्या कारण थे, प्रश्न में पूछा जा रहा है। उज्बेकों से बार बार बाबर हार रहा था, बाबर की कुटाई हो रही थी, एक पहला कारण था। दौलत खां के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया था, ये भी कथन सही है। और उस्मानी वंश का भय था बाबर को, क्योंकि उस्मानी वंश से भी बाबर बार बार पराजित हुआ, बार बार उसको परेशानियां झेलनी पड़ी। ये तीनों जो कारण हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तीनों कारण उत्तरदायी थे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। अपनी जान बचाने और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के हेतु बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण था बाजोर पर, मालवा पर, दिल्ली पर या फिर बहमनी साम्राज्य पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजोर पर बाबर ने प्रथम बार आक्रमण किया और यह आक्रमण बाबर ने 1519 ईस्वी में किया था। और इसी आक्रमण में बाबर ने भेरा के किले को जीता था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध के बारे में असत्य चुने। यानी कि इस प्रश्न में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत दिया हुआ है, उसको चुने। सत्य और असत्य जरा ध्यान रखिएगा, बहुत गलत करता है प्रश्न। यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। स्टेटमेंट नंबर 2, इस युद्ध में बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया। इस युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी, युद्ध में बाबर की सेना अपने प्रतिद्वंदी से अधिक थी। अपने प्रतिद्वंदी मतलब जिससे बाबर लड़ा, उसके कंपैरिजन में बाबर की जो सेना थी वह अधिक थी। यह स्टेटमेंट दे रहा है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। गलत है। यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इस युद्ध में बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया, दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार हो गया था, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। इस युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया। हाँ, इस युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया था और तोप में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और उस्मानी विधि का मतलब ये होता था, दो गाड़ियों के मध्य जो जगह होती थी इसी पर तोप रखी जाती थी, तो तोप का भी प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही हो गया। अगर आपको पता हो प्रतिद्वंदी की सेना कम थी नहीं थी क्या था, अलग की बात है, लेकिन सही हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि 3 स्टेटमेंट सही हो गए तो चौथा तो अपने आप ही गलत होगा। इस युद्ध में बाबर की सेना अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी से कम थी सेनाएं, लेकिन उसकी जो रण कौशल था, युद्ध करने की का जो रणनीति थी, टेंडेंसी थी, वह स्ट्रांग थी। इसके बाबत बाबर की पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय नहीं बल्कि विजय हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का गलत होगा। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिनके सन याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न है, बाबर ने किसे भारत का सबसे शक्तिशाली राजा स्वीकार किया है? बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। उस बाबरनामा पुस्तक में बाबर ने कुछ राजाओं के नामों का जिक्र किया है और उन राजाओं में सबसे शक्तिशाली एक राजा को स्वीकार किया है। उसी के बारे में प्रश्न है।
राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, कृष्णदेव राय या ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग, सबसे रणनीतिक राजा के रूप में स्वीकार किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया? खानवा का युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या पानीपत के द्वितीय युद्ध में? बताना है कौन सा प्रश्न सही और कौन सा ऑप्शन सही या कौन सा गलत होगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खानवा के युद्ध में। खानवा लिखा है। खानवा के युद्ध में बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया और इसका मतलब ये हुआ कि अब बाबर ने यह स्वीकार कर लिया कि हमें भारत में ही रहना है, भारत में ही अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश करना है। और खानवा का युद्ध राजपूतों के विरुद्ध हुआ था। खानवा युद्ध की सारी जानकारी आने वाले प्रश्नों में मिलेगी। कंटिन्यू। खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, औरंगजेब एवं राणा सांगा के मध्य। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और एक साइड में तो बाबर था, तो इन दोनों ऑप्शन में बाबर है नहीं, कर दीजिए। अब देखना है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हो रहा है या फिर राणा सांगा के मध्य हो रहा है। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ, यह राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध बाबर ने 1527 में लड़ा। दोनों सन याद रखना। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध के बारे में असत्य चुने। इसमें एक दल द्वारा जिहाद का सहारा लिया गया। राणा सांगा इस युद्ध में अपने आप को अलग कर लिया। एक पक्ष द्वारा तमगा कर को समाप्त करने की घोषणा की गई। तमगा पक्ष कर को समाप्त करने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर डी, खानवा का युद्ध 1528 में हुआ। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसमें एक दल द्वारा जिहाद का सहारा लिया गया, सही बात है। बाबर के द्वारा जिहाद का सहारा लिया, अपने सैनिकों में धार्मिक कट्टरता को जन्म दिया, धार्मिक कट्टरता के आधार पर इस युद्ध को जीता। स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। राणा सांगा इस युद्ध में अपने आप को अलग कर लिए। जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें भी आपने देखा कि राणा सांगा के मध्य और बाबर के मध्य हुआ था, तो कैसे अलग कर लेंगे? यही स्टेटमेंट गलत हो गया, आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? खानवा का युद्ध तो हो गया। अगला प्रश्न है, चार बाग लगवाने की परंपरा किसने शुरू या किसके समय शुरू हुई? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। चार बाग लगवाने की जो परंपरा है वह अकबर के समय हुई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया। ऑप्शन है बाबर, इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मध्यकाल का इब्राहिम लोदी एक ऐसा राजा है जो बाबर से युद्ध करते हुए युद्ध स्थल पर ही मारा गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाबर का प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था? इब्राहिम लोदी, यूसुफ जाई जाति, मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुने। बाबर ने सड़क नापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी, काबुल एवं कंधार को भारत में मिलाया। ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 6 मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी, बाबर मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता था। बाबर ने सड़क नापने के लिए गजे सिकंदरी नहीं, गजे बाबरी का प्रयोग किया था। गलत प्रिंट है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाबरी नहीं, सिकंदरी नहीं है, बाबरी है। काबुल एवं कंधार को भारत में मिलाया। कुषाणों के बाद बाबर ऐसा
राजा हुआ जिसने भारत के छूटे हुए प्रांत काबुल और कंधार को पुनः भारत में मिलाया? ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 6 मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 6 नहीं बल्कि 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है, इसलिए जो असत्य कथन होगा वह सी होगा। और उन 5 राज्यों में बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों को शामिल किया। और बाबर ने 2 हिंदू राजाओं का वर्णन किया है, मेवाड़ के राजा और विजयनगर के राजा। और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय को बाबर ने तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली रणनीतिक राजा के रूप में स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाबर मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता था, ये भी सही है। तो एक लास्ट रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन बाबर द्वारा मुख्य युद्धों का। पहला युद्ध बाबर ने लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध लड़ा बाबर ने, इसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। तीसरा युद्ध उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा जिसमें मेदिनी राय को हराया और बाबर जीता। और चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा के युद्ध में अफगान हारे एवं बाबर विजय हुआ। मुगल अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। स्टेटमेंट नंबर बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर के पक्ष में रहा। स्टेटमेंट नंबर सी, दीन-ए इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर था। ऑप्शन नंबर डी, दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू बीरबल था। बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एक है जो गलत दिया हुआ है। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दीन-ए इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर था, बिल्कुल सही। और दीन-ए इलाही को स्वीकारने वाला प्रथम हिंदू बीरबल, जिसे महेश भट्ट भी कहा जाता था, ये भी सही है। अगर 3 सही है एलिमिनेशन कर दीजिए। बी पता नहीं सही है कि नहीं सही, आपको पता है या नहीं पता कोई मतलब नहीं, बस 3 अदर सही हैं तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। लेकिन जानते हैं कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ यह अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और इस युद्ध का जो टाइम पीरियड था वह था 1526 और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और हेमू की पराजय हुई। तो बी स्टेटमेंट गलत है। राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। दीन-ए इलाही को स्वीकारने वाला प्रथम हिंदू बीरबल था और प्रधान पुरोहित अकबर था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? हरिविजय सूरी को, पंडित विशननाथ को। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यानी कि हरविजय सूरी और पंडित विशननाथ दोनों को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जैन आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। एक बात इम्पोर्टेंट है, अकबर ने किसको क्या उपाधि दी, इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर स्पेशल रूप से फोकस्ड रहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य चुने। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी। अकबर की शासन की मुख्य विशेषता मनसबदारी थी। और ऑप्शन नंबर डी, दीन-ए इलाही धर्म में केवल मुस्लिम समुदाय को शामिल होने की अनुमति थी। हल्दी घाटी का युद्ध राणा सांगा और अकबर के मध्य हुआ था, स्टेटमेंट सही है। और अकबर इस युद्ध में विजयी हुआ, ये स्टेटमेंट सही। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और अकबर के शासन की मुख्य विशेषता मनसबदारी थी, ये भी स्टेटमेंट सही। एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन आपको 3 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो पता है कि ये सही है, अब ऑटोमेटिक नेक्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कार्य अकबर के द्वारा सबसे पहले किया गया? मजहर की घोषणा, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना, दास प्रथा का अंत या फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति? सबसे पहले किया गया अकबर का कार्य था दास प्रथा का अंत। तो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी या फिर ऑप्शन नंबर डी तुर्की?
सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, कामकाज की भाषा थी, जैसे वर्तमान में हिंदी और इंग्लिश है, वैसे जब मुगल साम्राज्य भारत में था तो उसकी राजकीय भाषा फारसी थी। प्रश्न है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तानसेन को, बीरबल को, अब्दुल समद को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, वकील नामक अधिकारी राजा का मुख्य सलाहकार था। बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य, कौन सा असत्य। ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी, कथन केवल ए सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी, कथन केवल बी सत्य है। देखते हैं, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और वकील नामक अधिकारी राजा का मुख्य सलाहकार था, तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न है, बख्शी अधिकारी का कार्य क्या था? प्रांत का सैन्य अधिकारी था, केंद्रीय सैन्य अधिकारी था, जिला सैन्य अधिकारी था, या फिर नगर प्रशासन या नगर का प्रधान था? तो जो बख्शी नामक अधिकारी था, इसका कार्य था प्रांतीय स्तर पर सैन्य व्यवस्था का संचालन या उसका नियंत्रण, या प्रांत में जो भी सैनिक विद्रोह, असैनिक विद्रोह हो रहे हैं उनको निपटारा करना। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता था? अकबर, बीरबल, कहाँ से आ गया, औरंगजेब, शाहजहां? सही जवाब होगा इसका ए, अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसके काल में बहुत से हिंदी के साहित्यों की रचना हुई, इस वजह से इसको हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य चुने। रज्मनामा का विषय चित्रकला है। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी और अकबर की अंतिम अभियान असीरगढ़ विजय थी। ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। रज्मनामा का विषय चित्रकला नहीं बल्कि यह महाभारत जो हुआ, महाभारत की पुस्तक का अनुवाद है, तो रज्मनामा का विषय चित्रकला नहीं बल्कि महाभारत है। और जो चित्रकला का विषय है वो हज्मनामा जो पुस्तक लिखी गई है उसका विषय चित्रकला है। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी और अकबर का अंतिम विजय या अंतिम अभियान असीरगढ़ विजय थी, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए वसूलने के लिए की थी। तो इस प्रश्न का जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रज्मनामा का विषय महाभारत है और चित्रकला का विषय हज्मनामा है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में नस्क प्रणाली किससे जुड़ी हुई थी? न्याय से, भू राजस्व से, किसान से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह व्यवस्था भू राजस्व से जुड़ी थी और इस व्यवस्था का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और औरंगजेब ने अधिक से अधिक किस प्रकार से भू राजस्व की राशि को वसूला जाए, उसके लिए उसने यह व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व की राशि को उसने आधा कर दिया था, यानी कि उपज का आधा नस्क प्रणाली के तहत मुगल सम्राट औरंगजेब ने किसानों से वसूला। मुगल राजत्व का आधार क्या था? कुरान, हदीस, लोकतांत्रिक व्यवस्था? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। क्या मुगल प्रशासन या मुगल राजत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर डिपेंड था? नहीं, मुगल प्रशासन की स्थापना लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर नहीं। किस आधार पर हुई, अगले क्वेश्चन में आप जान जाएंगे। कुरान और हदीस राजत्व का आधार था, जिसे शरीयत भी कहा जाता है, शरीयत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य चुने। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित था। मुगल प्रशासन विकेंद्रीकृत था
ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, दीवाने खालिसा अधिकारी सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है, सैन्य प्रशासन पर आधारित था मुगल प्रशासन, क्योंकि तलवार के दम पर ही मुगल प्रशासन की स्थापना हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, मुगल प्रशासन विकेंद्रीकृत था। विकेंद्रीकृत का मतलब शक्तियों का विभाजन, कोई एक व्यक्ति प्रमुख नहीं था। तो गलत है, क्योंकि राजा ही मुगल प्रशासन में सर्वोसर्वा था। राजा को मुगल प्रशासन में माना जाता था कि राजा खुदा का प्रतिनिधि है धरती पर। तो बी असत्य है। और सी देखते हैं, मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था और दीवाने खालिसा सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था। दीवाने खालिसा नामक अधिकारी सैन्य विभाग से नहीं, बल्कि जो शाही भूमि थी उसका प्रबंधन करता था। तो इसमें दो स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेटमेंट नंबर बी भी गलत है और स्टेटमेंट नंबर डी भी गलत है। यानी कि मुगल प्रशासन केंद्रीकृत था, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर सारी शक्तियों का समावेशन था, वह था मुगल सम्राट। और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, दीवाने खालिसा सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि शाही भूमि का प्रबंधन करता था। शाही भूमि द सेंस सरकारी भूमि का संरक्षण करता था या उसका मैनेजमेंट करता था। अगला प्रश्न है, वजीर या वकील पद संबंधित था। साम्राज्य का प्रधानमंत्री, साम्राज्य का वित्त अधिकारी, साम्राज्य का सैन्य अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा जो वजीर या वकील पद था यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री था, यानी कि राजा को प्रधान सलाहकार कह सकते हैं। राजा को सलाह देने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति का जो अधिकारी था उसे वकील या वजीर कहा जाता था। आगे चलकर अकबर ने इस पद को डिवाइड कर दिया, आगे के प्रश्न में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दीवाने तन अधिकारी जुड़ा हुआ था वेतन भत्ते से, राजस्व प्रबंधन से, आय व्यय से। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा वेतन एवं भत्ते से दीवाने तन जुड़ा हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मुस्तौफी अधिकारी का कार्य क्या था। आय व्यय का निरीक्षण, सैन्य अधिकारी, सैन्य निरीक्षक या जागीर निरीक्षक। तो मुस्तौफी अधिकारी का कार्य था राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरखत नामक पत्र का क्या प्रभाव था। इससे सैनिकों का वेतन निर्धारित होता था, इससे राजस्व विभाग का आय व्यय प्रकाशित होता था, यानी कि जैसे आज हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट है। ऑप्शन नंबर सी, राजकीय महाविद्यालय हेतु धन के आवंटन से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सरखत नामक एक पत्र होता था जो सैनिकों के वेतन से जुड़ा हुआ था। इस पर हस्ताक्षर होने के बाद ही किसी सैनिक को वेतन प्राप्त होता था। तो सरखत नामक पत्र का संबंध सैनिकों के वेतन निर्धारण से था। अगला प्रश्न है, मीरे समा का कार्य क्या था। घरेलू कामों का प्रमुख, विदेशी कामों का प्रधान, दान विभाग का प्रधान। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक विभाग का प्रधान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू कामों का निरीक्षण करने का कार्य मीरे समा के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, सद्र उस सुदूर का कार्य क्या था। धार्मिक प्रबंधन, दान विभाग, तोपखाने का प्रधान, बंदरगाह का प्रधान। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का कार्य सद्र उस सुदूर के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, मुशद्दी अधिकारी का कार्य था बंदरगाह का प्रबंधन, न्याय विभाग का प्रबंधन, गुप्तचर विभाग का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का बंदरगाह के प्रबंधन का कार्य मुशद्दी नामक अधिकारी के द्वारा संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न, दरोगा ए डाक चौकी का कार्य क्या था। गुप्तचर विभाग का प्रबंधन, जल सेना का प्रबंधन। ए और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दरोगा ए डाक चौकी का कार्य था गुप्तचर विभाग का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना या उससे संबंधित गतिविधियों का संपादन करना। अगला प्रश्न है, मीर ए बहार अधिकारी जुड़ा हुआ था जल सेना के प्रबंधन से, धार्मिक सेना के प्रबंधन से, दास विभाग से या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी से भी नहीं जुड़ा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल सेना के प्रबंधन से मीरे बहार नामक अधिकारी जुड़ा हुआ था या उसका कार्य करता था।
अगला प्रश्न है, हरकारा पद जुड़ा हुआ था संदेश लेने वाले से, संदेश देने वाले से। ऑप्शन नंबर सी गुप्तचर से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हरकारा पद जो था मेनली संदेश लेने और संदेश देने से जुड़ा हुआ था, तो सी में ऑप्शन बनाइए, इसका ए और बी दोनों सही हैं। तो सही जवाब होगा ए और बी, यानी कि संदेश वाहक का कार्य हरकारा के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, मुत्सैब अधिकारी जुड़ा हुआ था सार्वजनिक धार्मिक अधिकारी, शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण हेतु बाध्य करना। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुत्सैब अधिकारी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, क्योंकि यह सार्वजनिक धार्मिक अधिकारी था और इसका कार्य था कि उन लोगों का निरीक्षण करना जो शरीयत के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको शरीयत के अनुसार आचरण करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करना, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनको दंड देना। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हैं। मुत्सैब अधिकारी जुड़ा हुआ था सार्वजनिक धार्मिक अधिकारी था, शरीयत के अनुसार लोगों को आचरण हेतु बाध्य करता था। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सार्वजनिक धार्मिक अधिकारी से जुड़ा हुआ मुत्सैब अधिकारी था, ये भी सही है। और सेकेंड ऑप्शन भी सही है, शरीयत के अनुसार लोगों को आचरण करने हेतु बाध्य करना भी इस अधिकारी का कार्य था। और तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कालांतर में औरंगजेब ने इसी मुत्सैब अधिकारी को हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को तोड़ने का आदेश भी दे रखा था। अगला प्रश्न है, मददे मास भूमि का संबंध था धार्मिक व्यक्तियों को दी गई भूमि से, विद्वानों को दी गई भूमि से। ऑप्शन नंबर सी ए और सी दोनों सत्य हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मददे मास भूमि धार्मिक व्यक्तियों को भी दी जाती थी और विद्वानों को भी दी जाती थी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। मददे मास भूमि जो लोगों को प्रदान की जाती थी शाही दरबार की तरफ से, मुगल सम्राट की तरफ से, यह भूमि कर मुक्त होती थी। विद्वानों को, धार्मिक व्यक्तियों को प्रिविलेज देने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य चुने। मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था, सूबों को सरकार में बांटा गया था, सरकार को परगना में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर डी गांव को महाल में बांटा गया था। बताना है, एक हायरार्की क्रम था मुगल साम्राज्य का, ऐसे इसी को बताना है। तो मुगल साम्राज्य में सबसे ऊपर ये मुगल साम्राज्य था, फिर इसको सूबों में बांटा गया था। सूबे क्या थे, आगे सारे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। फिर सूबों को सरकारों में बांटा गया था, सरकार क्या है आगे वो भी क्लियर हो जाएगा। और सरकार को परगनों में बांटा गया था, ये भी सही है। और लेकिन गांव को महाल में नहीं बांटा गया था, तो इसका जो गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे सब क्लियर हो जाएगा, सूबा क्या था, सरकार क्या था, प्रांत क्या है, क्योंकि सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, मुगल काल में महाल किसे कहा जाता था? जिले को, प्रांत को, परगना को। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। महाल को क्या कहा जाता था मुगल साम्राज्य में, वही प्रश्न में पूछा गया है। तो महाल को परगना कहा जाता है। एक बात क्लियर हुई, परगना इज इक्वल टू महाल, ये तो क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार, सूबा, महाल, इनमें से कोई नहीं। महाल तो कट गया क्योंकि महाल को परगना कहा जाता था, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बताना है क्या सूबा कहा जाता था या फिर सरकार कहा जाता था? सही जवाब होगा जिले को सरकार कहा जाता था। अब हमें एक अर्थ और पता चल जाए, सूबा क्या है, तो तीनों चीज़ क्लियर हो जाएगी। सरकार क्या है, सूबा क्या है, महाल क्या है, दो चीज़ क्लियर हो गई। महाल इज बराबर परगना और जिला बराबर सरकार। अगला प्रश्न है, शायद क्लियर हो जाए, निम्न में सत्य चुने। मुगल काल में प्रांत के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था, सूबेदार को सैनिक एवं असैनिक अधिकार प्राप्त थे। क्या मुगल काल में जो प्रांत का प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहा जाता था?
बिल्कुल कहा जाता था। सूबेदार को सैनिक एवं असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अब आपने जान लिया होगा कि प्रांत को क्या कहा जाता था। अरे सूबेदार मतलब सूबे का प्रमुख, सूबेदार, सूबा मतलब प्रांत। मुगल काल में वाकिया नवीश अधिकारी का कार्य क्या था। समाचार लेखन, वित्त व्यय का निरीक्षण, सैनिक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी, न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी। वाकिया नवीश अधिकारी का कार्य था समाचार लेखन, और समाचार लेखन का एक अधिकारी और जुड़ा हुआ था इस पद से, उसका नाम था स्वनिध निगार। स्वनिध निगार। तो दोनों अधिकारी समाचार लेखन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, अमल गुजार का कार्य क्या था। जिले का वित्त कार्य करना, प्रांत का वित्त कार्य करना, गांव का वित्त कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी, सूबे का वित्त कार्य करना। तो मुगल साम्राज्य में अमल गुजार नामक जो अधिकारी था, इस व्यक्ति का कार्य था जिले के वित्त का कार्य करना, यानी कि कितना वित्त आया, कितना फंड आया, कितना फंड गया, एक तरीके से यार जिले का और का राजस्व अधिकारी था। और जिले को क्या कहा जाता था, सरकार, परगने को महाल, सूबा प्रांत। अगला प्रश्न, कचहरी को क्या कहा जाता था। चबूतरा, खजनदार, तहसील, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कचहरी होती थी मुगल काल में, उस कचहरी को चबूतरा कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। खूत, मुकद्दम। ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। गांव के जो मुख्य अधिकारी होता था, जो गांव के प्रशासन से, गांव की व्यवस्था से रिलेटेड था, जुड़ा हुआ था, संपादन करता था, उसे खूत और मुकद्दम दोनों कहा जाता था। अगला प्रश्न, दस्तूरी व्यवस्था क्या थी। दलाली, न्याय विभाग, वित्त अधिकारी को पेंशन, या इनमें से कोई नहीं। तो दस्तूरी व्यवस्था एक तरीके से दलाली थी। इसमें क्या होता था कि जो ग्राम के किसानों से राजस्व को, यानी कि लगान को एकत्र किया जाता था, तो जो अधिकारी उस लगान को एकत्र करता था, उस अधिकारी को कमीशन दिया जाता था। उसी कमीशन को दस्तूरी कहा जाता था। कमीशन को दस्तूरी कहा जाता था। और यही व्यवस्था आगे चलकर जब अंग्रेज़ों ने भी अपनाई, वो एक निश्चित भाग ले लेते थे और शेष बोलते थे कि जितना आप वसूल पाओ वसूल लो। अगला प्रश्न, वयुतात शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। कारखानों के लिए, बंदरगाह के लिए, ए बी दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में वयुतात शब्द का प्रयोग कारखानों के लिए किया जाता था। मुगल साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के बारे में असत्य चुने। स्टेटमेंट नंबर ए, बाबर ने अपने सिक्कों पर कलमा नहीं लिखवाया। स्टेटमेंट नंबर बी, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया। ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने बाबरी सिक्का कांधार में चलवाया। ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने जलाली नामक सिक्का चलवाया। बताना है इन चारों में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो रॉन्ग गिवन है। स्टेटमेंट नंबर डी देखते हैं, अकबर ने जलाली नामक सिक्का चलवाया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाबर ने बाबरी सिक्का कांधार में चलवाया था, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही सही है। सी देखते हैं, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया, और यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इस सिक्के को अगर ये भी पूछ लिया जाए कहाँ चलवाया, तो इस सिक्कों को बाबर ने काबुल में चलवाया था। अब अगला स्टेटमेंट जो पहला है, बाबर ने अपने सिक्कों पर कलमा नहीं लिखवाया। बाबर ने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाया था, बल्कि एक शासक था, मुगल शासक ही था जिसने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया था। यानी कि सिक्कों पर कलमा ही उसने लिखवाना बंद कर दिया। अपने सिक्के क्या, जितने भी सिक्के उस समय चलते थे, तो यह काम औरंगजेब ने किया था। तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा को बंद कर दिया और बाबर ने नहीं किया था। अगला प्रश्न,
इलाही सिक्का जो अकबर ने चलवाया था यह किस धातु का था? सोना, चांदी, तांबा या फिर पीतल। बताना है कि इनमें से किस धातु का इलाही सिक्का था जिसे अकबर ने चलवाया था। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इलाही सिक्का जो अकबर ने चलाया था, इस सिक्के का नाम इस सिक्के की धातु सोना थी। अगला प्रश्न, अकबर ने दाम सिक्का चलवाया, यह किस धातु का था? तांबा, सोना, चांदी या फिर पीतल। बताना है किस धातु का यह सिक्का था। तो अकबर ने यह जो सिक्का था इसे तांबा में या तांबा धातु में ढलवाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी द्वारा जारी रुपया किस धातु का था? यानी कि रुपया नामक सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चलवाया वह किस धातु का था? चांदी, सोना, तांबा या फिर पीतल। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह चांदी का था। और यह जो सिक्का था उस समय के जो भी प्रचलित सिक्के थे उन सिक्कों में यह सबसे एक मानक सिक्का था। और इसका अगर वजन भी अगर आप जानना चाहें तो 175 ग्रेन का था। और यही जो सिक्का था या रुपया थी, यह मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार भी था। अगला प्रश्न, निसार शब्द के बारे में सत्य चुने। यह एक सिक्का था, यह एक प्रकार का कर था, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो निसार यह एक सिक्का था जिसे जहांगीर ने प्रचलित करवाया या ढलवाया या चलवाया था। तो निसार एक सिक्का था। अगला प्रश्न, अच्छा एक बात और, अगर इसमें ये पूछा जाए निसार किस धातु का था तो निसार तांबा धातु का सिक्का था। अगला प्रश्न, निम्न में असत्य चुने। नसक व्यवस्था में फसल काटने के बाद लगान लिया जाता था। जब्ती व्यवस्था में बोई गई फसल के आधार पर लगान लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी, लगान मुक्त भूमि को मिल्क कहा जाता था। और ऑप्शन नंबर डी, पोलज भूमि पर हर वर्ष कृषि होती थी। बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है वह गलत गिवन है। तो नसक व्यवस्था में फसल काटने के बाद लगान लिया जाता था या खड़ी फसल के समय लिया जाता था, अभी चेक हो जाएगा। जब्ती व्यवस्था में बोई गई फसल के आधार पर ही लगान लिया जाता था, लगान व्यवस्था जो थी, ठीक है। लगान मुक्त भूमि को मिल्क कहा जाता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। पोलज भूमि पर हर वर्ष कृषि होती थी। 3 स्टेटमेंट सही है तो चौथा तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, तो ए असत्य है। इसमें क्या होता था, नसक व्यवस्था में फसल कटने के बाद नहीं, फसल जब कटने के पूर्व ही जब फसल खड़ी रहती थी तभी उसका साम्राज्य की तरफ से लगान निर्धारण कर दिया जाता था और उस पर लगान की व्यवस्था की जाती थी। अगला प्रश्न, चाचर भूमि पर कृषि होती थी 4 से 5 वर्ष पर, 2 से 3 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी 3 से 4 वर्ष पर। तो जो चाचर भूमि थी उस पर कृषि का कार्य प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर होता था। और जो पोलज भूमि थी इस पर नियमित कृषि होती थी। और परती भूमि पर 2 या 1 वर्ष के अंतराल पर कृषि होती थी। और इस एक अन्य प्रकार की कृषि थी बंजर, जिस पर खेती होती नहीं थी मुगल साम्राज्य में। आज भी बंजर पर कहाँ कृषि हो रही है। मुगल सेना के बारे में सत्य चुने। यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अहदी सैनिक राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते थे। दाखिली सैनिक को पूरक सैनिक कहा जाता था। बरगीर सैनिक को राज्य सैन्य सामग्री उपलब्ध कराता था। इसमें से सत्य नहीं बल्कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, असत्य कथन इसमें भी चुनना है। एक स्टेटमेंट है जो गलत है।
यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। जो मुगल सेना थी यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही गिवन है। स्टेटमेंट नंबर बी देखते हैं। सैनिकों का डिवीज़न किया गया था अहदी और दाखिली में। तो अहदी सैनिक जो थे वह राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। यह स्टेटमेंट भी सही है। दाखिली सैनिक को पूरक सैनिक भी कहा जाता था। ये भी स्टेटमेंट सही है। और फिर एक ही स्टेटमेंट गलत हो गया। जो बरगीर सैनिक थे उनको राज्य की ओर से सैन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता था। सारे स्टेटमेंट सही हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिनसी भारी तोप होती थी, दस्ती हल्की तोप होती थी। बताना है कि मुगल साम्राज्य में सेना में जब तोपों का प्रयोग किया जाता था तो उसमें दो तोपें थी, एक जिनसी एक दस्ती। तो जिनसी का क्या कैरेक्टर था? वह भारी धातु की बनी होती थी, बिल्कुल सही है, और भारी होती थी। और दस्ती जो होती थी वह हल्की होती थी। तो इस प्रश्न में दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, मुहर सिक्का किसने चलवाया? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। मुहर सिक्का का प्रचलन अकबर के द्वारा किया गया था। और अगर इसकी धातु पूछी जाए तो यह गोल्ड का था, यानी कि धातु का था। एक और सिक्का है जीतल। जीतल जो था यह तांबे का सिक्का था। एक जलाली सिक्का था, इसको भी अकबर ने ही चलवाया था। दाम भी अकबर ने चलवाया था। इलाही अकबर ने चलवाया था। संसब अकबर ने चलवाया था। मुहर एक सिक्का था, इसको भी अकबर ने ही चलाया था। एक सिक्का बहार था जिसको अरब व्यापारियों ने चलवाया था। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।